हेलो एवरीवन, प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो मैंने कल आपको डेमो क्लास जो दिया था, आपने उस वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया और उसमें बहुत ज़्यादा वॉच टाइम आया। तो मुझे देखकर काफ़ी खुशी हुई। तो फिर मैंने सोचा कि और इस तरह के वीडियो आपको प्रोवाइड कराने चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के नए वीडियो की तरफ, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे 2006 से 2019 तक के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, या चाहे वो परीक्षा आपकी ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके पास है, एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है। पहला क्वेश्चन आपके पास है, एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको एक बात क्या ध्यान रखी है कि देखो, एमिनो एसिड जो होते हैं ना आपके, ये मानव के अंदर लगभग 20 एमिनो एसिड्स की आवश्यकता होती है मानव शरीर के अंदर। ठीक है, उसके अंदर जो हमारे 10 एमिनो एसिड होते हैं वो मानव शरीर संश्लेषित करके रख लेता है, ताकि वो फ्यूचर में समय समय पर काम आ सकें। ठीक है, लेकिन 10 एमिनो एसिड जो होते हैं उनको मानव शरीर संचित नहीं कर सकता है। उसके लिए हमको डिपेंड रहना पड़ता है खाने पीने पर। ठीक है, तो खाना पीना हमको सही रखना चाहिए। तो ये जो है आपके एमिनो एसिड्स जो होते हैं हमारे, ये करते क्या हैं, ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। किसका? ये हमारे जो एमिनो एसिड्स होते हैं ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो फिर आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है। तो ध्यान रखिएगा कि ये आंसर आपका क्या है, बी है। ठीक है, तो फिर आप बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके पास है, नाइट्रोजनी आहार हैं। अब देखिए, नाइट्रोजनी आहार हैं तो एक बात और आप ध्यान रखेंगे कि प्रोटीन जो हमारे होते हैं ना, प्रोटीन जो हमारे होते हैं ये आपके नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं। ठीक है, और यही जो आपके नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं, तो ये हम जानते हैं कि हमारे शरीर को 20 तरह के एमिनो अम्ल की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये आपका आंसर इसका कहाँ पर मैच करेगा। देखो, नाइट्रोजनी आहार हैं तो हमने बताया था कि प्रोटीन जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं। ठीक है, और हम जो है प्रोटीन को एक आहार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो नाइट्रोजनी आहार हमारा क्या हो जाएगा, प्रोटीन। अच्छा, बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट जो हमारे होते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो भी हमारे शरीर को ऊर्जा देने के काम में आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे प्राप्त होते हैं वो आलू वगैरह से प्राप्त होते हैं। जैसे कि आलू है आपका, शकरकंद है, जितने ज़्यादातर मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जो जो भी सब्जी वगैरह होती हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। ठीक है, और जो लवण होते हैं वो आपके जल वगैरह से प्राप्त हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं। लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है। तो इसका डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है, डायस्टेज एंजाइम लाल चने के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं। अब देखिए, दो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आपको कि मछली जो है वो प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है। तो यहाँ पर थोड़ा सा रुकेंगे और चीज़ों को समझेंगे कि थोड़ा सा हमको रुकना है और चीज़ों को समझना है। अब देखिए, क्या समझना है कि हमारे जो प्रोटीन होते हैं ना, प्रोटीन जो होते हैं हमारे 3 श्रेणी के होते हैं। ठीक है, एक आपका होता है प्रथम श्रेणी का, एक होता है आपका द्वितीय श्रेणी का, और एक होता है आपका तृतीय श्रेणी का। ठीक है, तो देखिए, जो प्रथम श्रेणी के जो प्रोटीन होते हैं वो उच्च कैटेगरी के होते हैं, यानी कि बड़े लेवल पर आते हैं। जैसे कि अगर आपको प्रथम श्रेणी के प्रोटीन चाहिए तो आपको खाना पड़ेगी मछली, अंडा, मांस, सही है, या दूध, दूध से बनी हुई सभी चीज़ें। तो ये प्रथम श्रेणी के प्रोटीन को दर्शाती हैं। ठीक, और जबकि जो द्वितीय श्रेणी के जो प्रोटीन होते हैं हमारे, ये आपके प्राप्त होते हैं जैसे कि सेम से, अनाज, अखरोट वगैरह, ये सब आपके द्वितीय श्रेणी के प्रोटीन आते हैं। ठीक, और हम जानते हैं मानव शरीर में 20 तरह के प्रोटीन की आवश्यकता होती है और 10 तरह के प्रोटीन हमारे शरीर में बन सकते हैं। लेकिन 10 एमिनो अम्ल को बनाने के लिए, प्रोटीन्स को बनाने के लिए, एमिनो अम्ल को बनाने के लिए हमको भोजन पर आश्रित रहना पड़ता है। ठीक है, और हम जानते हैं प्रोटीन
जो बने होते हैं वो किससे बने होते हैं, एमिनो अम्ल से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, अगला क्वेश्चन आपके पास है डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है। देखिए डायस्टेज एंजाइम, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डायस्टेज की, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन ना रटोगे तो वो ज़्यादा समय तक याद नहीं रहेगा। देखो डायस्टेज जो होता है ना, ये ग्रुप ऑफ एंजाइम होता है। क्या होता है, ग्रुप ऑफ एंजाइम्स। तो डायस्टेज आपका कहलाता है ग्रुप ऑफ एंजाइम्स। इसी के अंदर आपका पाया जाता है टाइलिन। क्या पाया जाता है, टाइलिन। तो अब जैसे कि आप जानते हैं टाइलिन ग्रुप ऑफ एंजाइम्स आपका डायस्टेज होता है, टाइलिन सही है, इसी के अंदर पाया जाने वाला एंजाइम होता है। तो आप जानते हैं टाइलिन कहाँ पर पाया जाता है, लार के अंदर पाया जाता है। जो आपके मुंह में लार आती है नहीं, ठीक है, बच्चों में ज़्यादा आती है, या आप कोई खट्टे पदार्थ को देखते हैं, बचपन में आपने देखा होगा इमली कोई खाता था, आपके मुंह में लार आती थी, तो वो लार आपकी जो होती है वो कौन सेक्रेट करती हैं, वो लार ग्रंथियाँ सेक्रेट करती हैं। लार ग्रंथियों से स्रावित होती है लार, और इनकी संख्या जो होती है हमारे मुख में कितनी होती है, 3 जोड़ी होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, लार ग्रंथि। क्या हो जाएगा, लार ग्रंथि, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन है आपका पित्त का स्रोत क्या है। अब देखिए पित्त का मतलब क्या है, पित्त का मतलब है पित्त रस। क्या है, पित्त रस। तो आपको बताना है पित्त रस का स्रोत क्या है। तो हम जानते थे कि यकृत जो होता है आपका वो पित्त रस को बनाता है, और बनने के बाद में क्या होता है, बनने के बाद में जो नीचे गाल ब्लेडर होता है, जो पित्ताशय होता है, ठीक है, पित्ताशय के अंदर वो जमा हो जाता है। तो पित्ताशय के अंदर तो जमा होता है बनने के बाद, और यकृत जो है वो बनाता है किसको, पित्त रस को। तो यहाँ पर कह रहे हैं स्रोत, स्रोत का मतलब जहाँ से बनता है, तो आंसर आपका क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। और पित्त वाहिनी क्या होता है, पित्त वाहिनी, देखो वाहिनी आपकी होती है वेंस या नलियाँ या नसें वगैरह, ठीक है, जिनके अंदर से पित्त बहता है। तो आपको ध्यान रखना है, एक बात मैं छोटी सी बताऊं आपको। देखिए पित्त की जो नसें होती है ना, नसें वेंस होती हैं, तो उनका काम क्या होता है, वो कुछ अपशिष्ट चीज़ों को जो है वो बाहर निकालती रहती हैं, ठीक है, वो बाहर निकालती रहती हैं, यानी कि उनको छानती रहती हैं। तो हमारे शरीर के अंदर एक बिलीरुबिन नाम का एक पीला वर्णक पाया जाता है। क्या, बिलीरुबिन, बिलीरुबिन नाम का एक पीला वर्णक पाया जाता है, पीले रंग का एक पदार्थ पाया जाता है। तो होता क्या है दोस्तों, कभी कभी जो होता है, क्या होता है कि किसी वजह से ये पित्त वाहिनी बंद हो जाती हैं, तो ये उस पीले वर्णक को हमारे शरीर से अलग करना बंद कर देती हैं। जब ये हमारे शरीर से उसको अलग करना बंद कर देती हैं, तो वो पीला वर्णक जो होता है ब्लड के सहारे पूरे शरीर में फैलने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे शरीर के सभी पार्ट्स पीले पीले नज़र आते हैं, जिसको हम कहते हैं पीलिया रोग। क्या कहते हैं, पीलिया रोग। तो अगर आपने किसी पीलिया के मरीज की रिपोर्ट देखी होगी, तो उसके अंदर बिलीरुबिन की काउंटिंग होती है कि बिलीरुबिन कितनी मात्रा में आ रहा है ब्लड के अंदर, ठीक है। और अग्नाशय और यकृत, इनसे हमारा कोई भी यहाँ पर लेना देना नहीं है। तो आंसर इसका क्या है, यकृत है। पढ़ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, अगला क्वेश्चन आपके पास में है यूरिया किसमें संश्लेषित होता है। तो देखिए संश्लेषित का क्या मतलब होता है, संश्लेषित का मतलब होता है कि कोई चीज़ को सब तरफ से लेने के बाद में अपने अंदर समा लेना, ये संश्लेषित कर लेना, ठीक है। ये कहलाता है आपका संश्लेषण, यानी कि चीज़ों को प्राप्त करना, एब्जॉर्ब करना, इकट्ठा करना, सही है, या बनाना, इस तरीके से। तो कहाँ पर हमारा रहता है, ये यकृत के अंदर होता है संश्लेषित, क्या, यूरिया। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे गुर्दों के अंदर यूरिया संश्लेषित होता है, तो उनका कहना गलत है। क्यों, क्योंकि यूरिया संश्लेषित होता है यकृत के अंदर, और होता क्या है, यकृत से चलने के बाद में ये गुर्दों तक पहुंचता है, और गुर्दे क्या करते हैं, ब्लड से गुर्दे क्या करते हैं, इस यूरिया को छानने का काम करते हैं, और छानने के बाद में पेशाब के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं, ठीक है। तो बढ़ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर आपका क्या हुआ है, यकृत। और बढ़ जाएं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास, मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश क्या है। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर क्या है आपका, अम्लीय। और एक बात और ध्यान रखें कि अम्ल जो आपके होते हैं ना, अम्लीय या अम्ल, तो ये पाचन के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। इसलिए आपको माध्यम या परिवेश या इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, अम्लीय ही
होना चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा, अगर किसी व्यक्ति को पाचन संबंधी कोई समस्या है तो उसको कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो सिरका खाने के लिए बोलते हैं। सिरका, सिरका भी क्या होता है आपका, एसिड होता है, ठीक है। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। आंसर क्या है 20 का, ठीक। आगे बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन है, लिवर किससे भरपूर होता है। तो लिवर आपका भरपूर होता है वसा में घुलनशील विटामिन से। किससे, वसा में घुलनशील विटामिन से हमारा लिवर भरा हुआ होता है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि देखो, विटामिन जो होते हैं ना, वो आपके दो तरह के होते हैं, एक जल में घुलनशील और दूसरे वसा में घुलनशील। तो जल में जो वसा में घुलनशील जो विटामिन आपके होते हैं वो आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो आपके ये होते हैं ए, डी, ई और के। क्या होते हैं, ए, डी, ई और के। कुछ लोग इसको इस तरीके से याद कर लेते हैं, कीड़ा, कीड़ा बोलते हैं कुछ, कीड़ा, के ई डी ए, कीड़ा की तरह लग रहा है ना, ए डी ई के। तो ये आपके जो होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, जो हमारे संचित होते हैं किसके अंदर, लिवर के अंदर, ठीक है। लिवर, लिवर, जिगर, सही है, यकृत, सब एक ही बात है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, सब्जियां जल्दी ख़राब हो जाती हैं क्योंकि उनमें अधिक मात्रा में पाया जाता है, या फिर उनमें अधिक मात्रा होती है किस चीज़ की। तो उनमें अधिक मात्रा जो होती है दोस्तों वो होती है आपकी जल की। अब देखो, शर्कराओं की अधिक मात्रा होती तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, विटामिन्स तो होते ही हैं उसके अंदर, एंजाइम्स भी होते हैं। तो जल जो होता है ना, जल जल्दी से वाष्पित होने के बाद, भाप बनने के बाद में हमारा इन्वायरमेंट में चला जाता है, उड़ जाता है। फिर क्या होता है, सब्जियां सूखना शुरू कर देती हैं, इसलिए हमारी सब्जियां जल्दी से ख़राब हो जाती हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके पास है, निम्न में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है। तो आप बड़े ध्यान से इस चीज़ को समझेंगे कि कौन सा अंग आपके शरीर का ऐसा है जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। अब आपको ध्यान देना, एक बात रुक जाइए, जो साथी हमारे कम जानते हैं वो समझेंगे इस बात को। ये आपका क्या है, ग्लाइकोजन और ग्लूकोज, ठीक है। ठीक है, ग्लूकोज का क्या मतलब है, ग्लूकोज जो आपका होता है ना, ग्लूकोज जो है इसको आप अपने शरीर के ईंधन के रूप में जानेंगे। किसके, ईंधन के रूप में, कि अगर आपके शरीर में ग्लूकोज होगा तभी आप काम कर सकते हैं, ठीक है, अन्यथा आपके हाथ पैर चलना बंद हो जाएंगे, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा थकान और आपसे उठा तक नहीं जाएगा, ठीक। तो होता क्या है साथियों, होता क्या है, ये यकृत जो होता है वो आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को जो होता है, आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को या शर्करा को वो ग्लाइकोजन के रूप में बदल देता है। किसके रूप में जी, ग्लाइकोजन के रूप में बदल देता है। और उसको ग्लाइकोजन के रूप में बदलने के बाद में अपने अंदर संचित कर लेता है। कौन, यकृत। जो आपका ये यकृत होता है ना, ये यकृत क्या करता है, आवश्यकता से अधिक जो ग्लूकोज होता है शरीर में उसको ग्लाइकोजन के रूप में बदलने के बाद अपने अंदर संचित कर लेता है, अपने अंदर रख लेता है, सही है। और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। क्या कहते हैं जी, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में बदल के यकृत तक पहुंचने को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, सही है। और अब क्या होता है, रक्त में जो ग्लूकोज होता है, रक्त में जो ग्लूकोज होता है अगर वो किसी वजह से कम हो जाए या शरीर में ग्लूकोज की कमी होने लगे, तो वो जो ग्लाइकोजन के रूप में जो यकृत के अंदर जमा था ना, वो धीरे धीरे क्या होता है, वो रक्त के अंदर आने लगता है और रक्त के अंदर वो लीवर छोड़ने लगता है। तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर को क्या होता है, एनर्जी प्राप्त होती है। फिर वो ग्लूकोज जो है धीरे धीरे हर कोशिका तक पहुंच जाता है और कोशिका के अंदर पहुंचने के बाद में, ठीक है, कोशिका के अंदर पहुंचने के बाद में उसका दहन होता है जिससे हमको एनर्जी प्राप्त होती है। तो होता क्या है, आप इस प्रोसेस को पूरे अच्छे से समझ चुके हैं। तो बताइए कौन सा अंग आपका होगा, वो आपका होगा यकृत। कौन सा होगा, यकृत, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा होती है। देखिए, टेबल शर्करा का यहाँ पर क्या मतलब है, टेबल शर्करा का मतलब है जो हमारी टेबल पर रखी हुई शर्करा होती है, जिसको हम नॉर्मली चीनी बोलते हैं, अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, चीनी। तो दोस्तों चीनी जो होता है आपका वो सुक्रोज होता है, ठीक, उसको ध्यान रखेंगे आप। आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ना है आपको। खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत कौन से हैं। जो आपका खाने वाला प्रोटीन है उसके अब तक के दो सबसे अच्छे स्रोत कौन से पता लगाए गए हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर आपका क्या है, सोयाबीन और मूंगफली। तो अच्छा, अगर पहले को देखें मांस और अंडे, तो ध्यान रखेंगे मांस जो है आपका सबसे ज़्यादा इसके अंदर वसा पाया जाता है और अंडे आपके जो होते हैं
इनके अंदर क्या होता है, इसके अंदर प्रोटीन सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है। बच्चों साथियों, जो अंडे का जो सफ़ेद भाग होता है ना, सफ़ेदी जिसको आप बोलते हैं, वो पूरा क्या होता है, एक नंबर का शुद्ध प्रोटीन होता है, ठीक है। और इसका जो पीला भाग होता है उसको बोलते हैं यॉक। क्या बोलते हैं, यॉक। तो यॉक के अंदर सल्फ़र वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो सफ़ेद भाग होता है वो आपका क्या होता है, शुद्ध प्रोटीन होता है। तो अंडे और दूध को आप कंप्लीट फूड के नाम से भी जानते हैं। और दूसरी बात करते हैं हम दूध और सब्जियों की, ठीक है। तो दूध के अंदर आपके बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन्स और बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। सब्जियों के अंदर भी विटामिन्स, खनिज वगैरह पाए जाते हैं, ठीक ठीक है ना। तो चलिए, इसका आंसर क्या हुआ आपका, सी आंसर हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है। तो देखिए, रेशेदार प्रोटीन का मतलब ये होता है, अगर आप इन प्रोटीन्स की आंतरिक संरचना देखेंगे ना, आंतरिक, तो ये आंतरिक संरचना कुछ इस तरह की आपको दिखाई देती है, ठीक है। तो ये जो रेशेदार प्रोटीन होते हैं ये आपके होते हैं केराटिन। क्या होते हैं, केराटिन। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो रेशेदार प्रोटीन होते हैं, अब देखो प्रोटीन के बारे में मैंने एक बात बताई थी कि प्रोटीन जो होते हैं वो कोशिका का निर्माण करते हैं। कोशिका क्या होता है, सेल। और सेल कहते हैं हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट, सही है। जो जहाँ से शरीर बनना शुरू होता है ना, वो सबसे पहली यूनिट कहलाती है सेल। और जो प्रोटीन आपके होते हैं वो सेल का निर्माण करते हैं। और बहुत सारी जो सेल्स होती हैं आपस में मिलने के बाद में क्या करती हैं, एक मिनट, सॉरी, बहुत सारी जो सेल्स होती हैं आपकी, बहुत सारी जो सेल्स होती हैं वो आपस में मिलने के बाद में क्या करती हैं, एक ऊतक का निर्माण करती हैं। किसका, एक ऊतक का निर्माण करती हैं। और आपके सेम सेम कार्य करने वाले ऊतक मिलकर क्या करते हैं, एक ऑर्गेन या अंग बनाते हैं, जैसे कि हमारे शरीर के सभी अंग हैं, जैसे हमारा हाथ पैर, सही है नहीं। तो ये आपको समझना है। तो ये जो केराटिन ऊतक है ना, ये जो आपका केराटिन प्रोटीन है, ठीक है, केराटिन प्रोटीन है, ये रेशेदार प्रोटीन होता है। और इस प्रोटीन से जो ख़ास तौर से बने होते हैं ना, वो इंसान के बाल, जैसे कि बाल या सींग, बाल या सींग, या फिर एक आपका होता है, एक हो गया आपका बाल बने होते हैं, सींग बने होते हैं, ठीक है। और इससे नाखून, जी हाँ नाखून, इससे नाखून बने होते हैं, ठीक। इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपके पास है, किस ऊतक के नख, नख का मतलब क्या होता है, नाखून, खुर और सींग बने होते हैं। तो देखो अभी हम पढ़ कर आ रहे हैं, तो ये क्या आपका केराटिन का है। तो देखियो साथियों, ऐसा होता है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया जाता है, लेकिन आंसर आपको थोड़ा सा टेक्निकल समझना होता है, ठीक। तो अगला क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है। तो साथियों मैं आपको बताऊं कि विषाक्तता का क्या मतलब है। देखो, किस भारी धातु की विषाक्तता, सही है, यानी कि उसके उसके जहर से, ठीक है, यकृत के अंदर सिरोसिस रोग पैदा हो जाता है। तो इसका आंसर आपका क्या है, कॉपर है, ठीक, कॉपर। अब इसकी थोड़ी सी कहानी सुने, क्या है, ये जो कॉपर आपका होता है, अगर ये कॉपर किसी 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 पार्ट के अंदर ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा होने लगता है, तो हम जानते हैं हमारे पार्ट में अगर कोई भी चीज़ खाने पीने की होगी या फिर कोई भी कंपोनेंट होगा, तो वो लौट कर कहाँ जाता है, अंतिम रूप से यकृत के अंदर चला जाता है। यकृत के अंदर जमा होना ही होना है वो, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति को मारा गया है जहर खिलाकर भी, या कोई भी चीज़ खाकर वो मरा है, तो उसके यकृत के अंदर ही चेक इन की जाती है। और यकृत में जो भी आपका विषैला पदार्थ पाया जाता है ना, तो उसी से पता लगाया जाता है कि इसकी मृत्यु किस वजह से हुई है, ठीक है। तो मान लीजिए कॉपर अगर किसी पार्ट के अंदर ज़्यादा हो जाए तो वो कहाँ चला जाएगा, यकृत के अंदर चला जाएगा। तो जब यकृत में जाएगा तो वो यकृत की सेल्स को क्या करने लगता है, यकृत की सेल्स को वो नष्ट करने लगता है, ठीक है। यकृत की सेल्स को वो नष्ट करने लग जाता है। तो इसी रोग को हम यकृत नेफ्रोसिस भी बोलते हैं, नेक्रोसिस। तो नेक्रोसिस का मतलब होता है कि जिसके अंदर नेफ्रॉन्स जो होती हैं वो नष्ट कर दी जाती है। नेफ्रॉन्स छोटी 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 नलियों को बोलते हैं, ठीक। तो आप समझ जाएं इसका आंसर क्या है, कॉपर। चलिए ज़्यादा लंबा मैं बता रहा हूँ, इसको छोड़ें आप, अगला चलें। अगला क्वेश्चन आपके पास है, मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है। देखिए समझें, मनुष्य के भोजन के लिए कार्बनिक भोजन को, मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है।
तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। अगर क्वेश्चन आपके समझ में आ चुका है तभी आपको इसका आंसर याद रहने वाला है, अन्यथा आप बेकार का प्रयास कर रहे हैं, फालतू में रट्टा नहीं लगाए, है नहीं। तो देखिए, कार्बनिक भोजन का मतलब ये है कि जो हमारे देसी खाद वगैरह से प्राप्त किए जाते हैं हमारे खेतों में, उसके अंदर कोई भी आपका फर्टिलाइज़र यूज़ ना किया गया हो, जिसके अंदर आपकी कोई भी अलग से मेडिसिन वगैरह ना लगाई गई हो, ठीक है, तो वो हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। तो फिर इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसे ख़रीदना बहुत महंगा होता है, सही है, तो इसलिए बेहतर होते हैं? नहीं भाई, ख़रीदना महंगा होगा इससे कोई मतलब ही नहीं है। इन्हें रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। ये आपका बी आंसर बिल्कुल राइट है यहाँ पर। अब आगे देखो, इसे कांच के हाउस और वायुरुद्ध, ये आपके बेकार हैं सारे के सारे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? तो लार का लाभ नहीं है, देखो लार का लाभ नहीं है, हमको नहीं पता, हमको ये पता है कि अभी हमको जानना है कि लार के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। लार क्या करता है? देखो, लार सबसे पहला खाने के लिए बनाता है लुगदी, जिसको निगलने में आसानी होती है, ठीक है। और क्या करता है, ये जीव जुबान वगैरह को तर रखता है, जिससे हमको बोलने में आसानी होती है। अगर मान लीजिए आपका मुंह अंदर से सूख जाए तो आप बात भी नहीं कर सकते हैं, नहीं। और तीसरा जो यहाँ पर देखो, तीसरा जो बड़ा काम यहाँ पर क्या होता है कि ये दांतों वगैरह या मुंह की सफाई रखती है, ठीक है। और लार के अंदर चौथा जो बड़ा काम होता है, लार के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो हमारे मुंह में आने वाले हानिकारक जीवाणु या कीटाणुओं को क्या कर देते हैं, मार देते हैं वो, ठीक है। तो कुदरत ने हमारे शरीर में अगर कोई भी चीज़ बनाई है ना, ईश्वर ने, तो वो बच्चों साथियों वो बिल्कुल भी बेकार नहीं है। यहाँ तक कि दुनिया में अगर मच्छर जो है ना, मच्छर, तो उसका भी बहुत बड़ा रीज़न है यहाँ पर होने का, ठीक है। कोई भी चीज़ बेकार नहीं है, कभी आप सोचें। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? इसका आरबीसी की वृद्धि करना काम नहीं है, बल्कि ये निगलने में मदद करती है और मुख एवं दांतों को साफ रखती है और होठों एवं जिह्वा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करती है, ठीक है। आगे चलिए, लार किसके पाचन में मदद करती है? ये पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था, ये फिर से पूछा गया है आपका संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा के अंदर 2011 में, तो आपका स्टार्च इसका आंसर है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, मुख से निकली लार पाचन करती है किसका? मंड या स्टार्च? बात आपकी एक ही है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? हमने पढ़ रखा है टाइलिन नामक एंजाइम आपका लार में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अन्न एक समृद्ध स्रोत है। जो हमारा अन्न अनाज होता है वो समृद्ध स्रोत होता है, यानी कि वो किस चीज़ का स्रोत होता है? अन्न हमारा, तो ध्यान रखेंगे स्टार्च का स्रोत होता है, ठीक। आगे चलें, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? ये क्वेश्चन आपका आया है एसएससी सीपीओ में। तो सीपीओ आपका बहुत काफ़ी बड़ी पोस्ट मानी जाती है, ठीक है, अधिकारी लेवल की है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। तो सीपीओ क्या है आपका? ये दिल्ली पुलिस के अंदर एसआई होते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा एग्जाम माना जाता है, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन आया। आप बताइए कैरोटीन की क्या होता है? कैरोटीन, तो ध्यान रहेगा आपको, बढ़िया। आगे चलो, अगला क्वेश्चन है, खट्टे दूध में होता है लैक्टिक एसिड। देखो लैक्टिक, जहाँ पर आप लैक्टिक शब्द देख रहे हैं ना, लैक्टिक, तो वो ज़्यादातर दूध से जुड़ा हुआ होता है, ठीक। जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि बताइए उस यंत्र का नाम जो दूध की शुद्धता को मापता है, तो आपके मुँह से निकलेगा लैक्टोमीटर। क्या निकलेगा? लैक्टोमीटर। तो ध्यान रखेंगे लैक्टिक या लैक्टोमीटर, तो ये आपके दूध के लिए हैं, ठीक। और अगर मैं बात करता हूँ एसिटिक एसिड की, तो ये आपका सिरका होता है, सिरका या एसिटिक एसिड, बात आपकी एक ही है, ठीक है। और अगर टार्टरिक एसिड की बात करता हूँ तो ये आपका इमली वगैरह के अंदर पाया जाता है। और अगर मैं सिट्रिक एसिड की बात करता हूँ तो ये आपका नींबू के अंदर पाया जाता है। किसके? नींबू के अंदर, ठीक है। एक क्वेश्चन हो रहा था नींबू से, नींबू के अंदर पाए जाने वाले जीवाणु का नाम क्या होता है? तो वो आपका होता है जैंथोमोनास। क्या होता है? जैंथोमोनास सिट्रस। क्या होता है? जैंथोमोनास सिट्रस। ये आपका नींबू के अंदर पाए जाने वाला जीवाणु होता है, ठीक। तो ये ज़्यादा लंबी बातें हैं, हम छोटी छोटी बातें कर रहे हैं बस। तो निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? सबसे पहले जानेंगे आरबीसी क्या होता है। ये आपका होता है रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स हमारे शरीर के अंदर इस तरह की होती हैं रेड ब्लड सेल्स। आप कोई भी वीडियो यूट्यूब वगैरह कहीं से भी देख सकते हैं, ये तो आपको वो चलती हुई दिखाई देती है ब्लड के अंदर, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। इनका काम क्या होता है? मानव शरीर के अंदर इनका काम होता है
ये ऑक्सीजन को लेकर जाती हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन को जो ग्रहण इनके अंदर करता है वो आपका करता है हीमोग्लोबिन। कौन करता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को डिनोट करते हैं Hb से। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को ग्रहण करके पूरे शरीर के अंदर लेकर जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकलवाने का काम करता है। तो ये थे आपके आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो प्यारे साथियों, आप इसी तरह से 2006 से लेकर 2019 तक के सभी आपके साइंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिए, हम हर क्वेश्चन का बेसिक भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी 2-4 मिनट की वीडियो बड़ी हो सकती है, तो आप इससे ना घबराएं। यकीन माने, अगर आप किसी बुक से थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं ना, साइंस अगर थोड़ा सा पढ़ लेंगे और उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको एक बेहतरीन नॉलेज आपको गेन होगी, ठीक है जी, बेहतरीन नॉलेज आपको गेन होगी। तो चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इट्स एनफ टुडे। आफ्टर ऑल, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। थैंक यू।